चलिए, तो आज हम लोग करते हैं साम्यावस्था। साम्यावस्था यानी साम्य की अवस्था, बराबरी की अवस्था। साम्य यानी होता है बराबर, तो बराबरी की जो अवस्था होता है वो साम्यावस्था होता है। तो ये जो बराबरी की जो अवस्था होती है उसको हम लोग पढ़ना है रासायनिक अभिक्रियाओं में। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उस रासायनिक अभिक्रिया होने पर कैसे साम्य अवस्था, बराबरी की अवस्था उत्पन्न होती है उसका अध्ययन हमको करना है। तो साम्य अवस्था को जानने से पहले हमको रासायनिक अभिक्रिया के जो दो प्रकार हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में हमको जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया एक ऐसे रासायनिक अभिक्रिया होता है जो लगातार एक ही दिशा में संचरित होते रहता है, परिवर्तित होते रहता है और एक निश्चित समय पश्चात पूर्णता की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में चलते रहती है। जैसे उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे एक क्षार है, उसकी क्रिया करा देता हूं अम्ल से। तो अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके ये लवण और पानी का निर्माण कर रहा है ना। ये जो है एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण और ये पानी बनाया। तो ये रासायनिक अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में संचलित हो रही है। इसको बोलते हैं जो केवल बाईं ओर से दाईं ओर जो हो रही है, लेफ्ट से राइट की ओर संचलित हो रही है, ऐसे अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं अग्र अभिक्रिया। तो एक ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जो केवल अग्र रूप में संचलित होती है, इसमें ये आपको पता है ये अभिकारक है, दोनों ये अभिकारक है और ये उत्पाद है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक तो उत्पाद का निर्माण करता है लेकिन उत्पाद जो है वापस क्या निर्माण नहीं कर पाता है, अभिकारकों का निर्माण नहीं कर पाता है। ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जो होता है उसको हम लोग अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। तो ये अभिक्रिया जो है पहले बताया मैं आप लोगों को, एक ही दिशा में संचरित होती है, अग्र दिशा में संचरित होती है। दूसरा बताया इसमें केवल अभिकारक जो है वो उत्पाद का निर्माण करते हैं, उत्पाद कभी अभिकारक का निर्माण नहीं कर पाते हैं। ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग है ना, ये जो तीर का निशान है उस तीर के निशान से प्रदर्शित करते हैं। और तीसरी बात बताया मैंने आप लोगों को कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया जो होता है एक निश्चित समय पश्चात में क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। यानी कि ये अभिक्रिया जो है वो सतत रूप से संचरित नहीं होता है, सतत रूप से लगातार चलते नहीं रहती है, एक निश्चित समय पश्चात में पूर्णता की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। ऐसे अभिक्रिया जो है कहलाते हैं क्या, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाता है। और दूसरा अभिक्रिया होता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। उत्क्रमणीय अभिक्रिया एक ऐसे अभिक्रिया होता है जो दोनों दिशाओं में संचरित होते रहता है। एक ही समय में रासायनिक अभिक्रिया दो दिशाओं में होते रहता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं H2 की क्रिया करा देता हूं I2 के साथ में, हाइड्रोजन की क्रिया करा देता हूं मैं आयोडीन के साथ में, तो ये हाइड्रोजन आयोडाइड बना लेता है। फिर हाइड्रोजन आयोडाइड फिर से वापस हाइड्रोजन और आयोडीन में क्या हो जाता है, वो विभक्त हो जाता है। तो एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो एक ही समय में दोनों दिशाओं में, यानी ये बताया था आप लोगों को जो लेफ्ट से राइट की ओर चलने वाली अभिक्रिया जो है अग्र अभिक्रिया कहलाता है, बताया था मैं आप लोगों को। और जो राइट से लेफ्ट की ओर चलने वाली अभिक्रिया जो होता है उसको हम लोग कहते हैं पश्च अभिक्रिया या उत्क्रम अभिक्रिया कह देते हैं इसको, उत्क्रम अभिक्रिया। यानी वे सभी रासायनिक अभिक्रिया जो अग्र और उत्क्रम दोनों रूप में संचरित होते रहता है, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं क्या, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अर्थात इस अभिक्रिया में क्या होता है, अभिकारक जो है वो उत्पाद का निर्माण करते रहता है और उत्पाद जो है फिर से वापस क्या करते रहता है, अभिकारक का निर्माण करते रहता है। इसलिए ये जो अभिक्रिया होता है उसको हम लोग दोनों तीर के हिसाब से दर्शाते हैं, दो तीर के निशान से दर्शाएंगे इसको। ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जो है
कभी भी पूर्णता की स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाती है। पूर्णता की स्थिति जो होता है उसको प्राप्त नहीं कर पाता है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि ये रासायनिक अभिक्रिया सतत रूप से संचरित होता रहता है, लगातार चलते रहती है, कभी भी पूर्णता की स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाती है। और ऐसे ही रासायनिक अभिक्रियाओं में साम्यावस्था स्थापित होता है। साम्यावस्था जो लेसन हमारा नाम है, तो ये जो साम्यावस्था होता है वो साम्यावस्था कौन से अभिक्रियाओं में उत्पन्न होता है? उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में ही उत्पन्न हो पाता है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में कभी भी साम्यावस्था स्थापित नहीं हो पाता है। तो ये मैंने आपको बताया। अब उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होते हैं, उनमें क्या क्या बेसिक अंतर है, ये आप लोगों को बताया मैंने आप लोगों को। अब इसमें हमको चलेंगे साम्यावस्था जो हमारा टॉपिक है। तो रासायनिक साम्यावस्था पढ़ना है हमको। रासायनिक अभिक्रियाओं में होने वाला साम्यावस्था, रासायनिक साम्यावस्था, रासायनिक साम्यावस्था। तो रासायनिक साम्यावस्था उत्क्रमणीय अभिक्रिया की एक ऐसी अवस्था होती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया की एक ऐसी अवस्था है जिस अवस्था में अभिकारकों और उत्पादों की सांद्रता अपरिवर्तित रहता है। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न होने पर भी अभिकारकों की या उत्पादों की सांद्रता में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। न तो इसमें अभिकारक की सांद्रता घटती या बढ़ती है और न ही इसमें उत्पाद की सांद्रता घटती या बढ़ती है। कहने का मतलब ये हुआ कि जितनी मात्रा में अभिकारक उत्पाद का निर्माण करता है, ठीक उतनी ही समय में उत्पाद जो है वो उतनी ही मात्रा में क्या कर देता है? अभिकारक का निर्माण कर देता है। जितने समय में अभिकारक जितनी मात्रा में क्या करेगा? उत्पाद का निर्माण करता है, उतने ही समय में ठीक उतनी ही मात्रा में उत्पाद जो है वापस अभिकारक का निर्माण कर देता है, जिसके फलस्वरूप में न तो अभिकारकों की सांद्रता में कोई वृद्धि या कमी आ पाती है और न ही उत्पाद की सांद्रता में कोई वृद्धि या कमी आ पाती है। तो यही अवस्था रासायनिक अभिक्रिया की ये जो अवस्था होती है, यही अवस्था जो है वो साम्यावस्था कहलाता है। तो ये कब संभव है? तो भाई ये तभी संभव है जबकि अग्र अभिक्रिया की दर या वेग क्या हो जाए? प्रतीप अभिक्रिया की दर या वेग के क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो इस अवस्था में हम कह सकते हैं कि अग्र अभिक्रिया की दर हमेशा क्या होता है? प्रतीप अभिक्रिया, उत्क्रम अभिक्रिया जिसको बोला था मैंने आप लोगों को, कि दर के बराबर होता है। अग्र अभिक्रिया की दर प्रतीप अभिक्रिया की दर के ठीक क्या होता है? बराबर होता है। जिस दर से अग्र अभिक्रिया चलते रहती है उसी दर से क्या होता है? प्रतीप अभिक्रिया भी चलते रहती है। इसलिए दोनों की दर समान होने के कारण में अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आ पाता है। तीसरी बात है कि इसमें जो साम्यावस्था है, ये जो रासायनिक साम्यावस्था है, उसको हम ऐसा नहीं कि ये लगातार चलते रहता है। रासायनिक साम्यावस्था जो रहता है वो गतिक होता है। साम्यावस्था जो है वो गतिक होता है। साम्यावस्था गतिक होता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि अगर किसी भी अवस्था में अगर एक ऐसी अवस्था उत्पन्न हुआ जिसमें दोनों की सांद्रता में परिवर्तन हो गया, यानी साम्यावस्था टूट गया किसी कारण से, किन किन कारणों से साम्यावस्था टूटता है मैं भी बताऊंगा आप लोगों को अगले पॉइंट में। तो किसी भी कारण से अगर साम्यावस्था टूट गया तो इसका मतलब ये नहीं कि एक बार साम्यावस्था टूटा तो अब फिर से स्थापित नहीं हो पाएगी वाली बात नहीं है। इसमें क्या होता है? अगर साम्यावस्था का टूटा तो जिन कारणों से साम्यावस्था टूटता है उस कारण का विरोध करते हुए
या तो अग्राभिक्रिया या प्रतिपाभिक्रिया जो है अपनी दर को एडजस्ट कर देता है, या तो घटा देता है या बढ़ा देता है, और फिर से साम्य अवस्था स्थापित कर लेता है। इसलिए साम्य अवस्था जो है वो गतिक होता है, गतिशील होता है, ये लगातार चलते रहती है। कुछ समय के लिए साम्य अवस्था टूट सकता है, लेकिन जैसे ही साम्य अवस्था टूटेगा उसके कुछ समय पश्चात या तो अग्राभिक्रिया अपनी दर को घटाया बढ़ा लेगा, या प्रतिपाभिक्रिया अपने दर को घटाया बढ़ा लेकर के फिर से साम्य अवस्था को स्थापित कर देता है। इसलिए ये जो साम्य अवस्था है वो क्या होता है, वो गतिक होता है। कभी भी साम्य अवस्था को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ा नहीं जा सकता है। तो ये साम्य अवस्था अगर हम लोग तोड़ते हैं कुछ समय के लिए तो कैसे टूटेगा, तो अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के या उत्पाद की दोनों में से किसी एक के सांद्रता, ताप या दाब में परिवर्तन कर दिया जाए तो साम्य अवस्था जो है वो नष्ट हो जाता है। साम्य अवस्था नष्ट हो जाता है। ये साम्य अवस्था जो हुआ है उसको हमको तोड़ना है कुछ समय के लिए, तो हम किसी एक के या तो अभिकारक की या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन कर देंगे, घटा देंगे या बढ़ा देंगे, साम्य अवस्था टूट जाएगा। क्योंकि सांद्रता में परिवर्तन जैसे ही होगा तो साम्य अवस्था खत्म हो गया। क्योंकि अभी आपको परिभाषा बताया था कि साम्य अवस्था में अभिकारकों और उत्पादों की सांद्रता कैसे रहती है, अपरिवर्तित रहती है। तो जैसे ही परिवर्तन कर देंगे तो साम्य अवस्था टूट जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम जो रासायनिक अभिक्रिया जिस किसी ताप पर चल रहा है, ताप में अगर हम लोग कमी कर दें या वृद्धि कर दें, ताप को बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ती है और ताप में कमी करने से अभिक्रिया की दर घट जाती है। इसलिए अगर ताप में परिवर्तन कर दिया जाए तो भी साम्य अवस्था क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। और उसी प्रकार से है दाब। यदि मैं अभिकारकों पर या उत्पाद पर किसी एक दिशा में दाब आरोपित करता हूं तो ऐसी स्थिति में अगर मैं अभिकारकों पे दाब उत्पन्न करूंगा, दाब लगाऊंगा, तो क्या हो जाएगा, जो उत्पाद होगा उसकी बनने की दर जो है वो बढ़ जाएगी। या मैं उत्पाद जो है उसमें क्या कर देता हूं, उसमें है ना दाब आरोपित कर दूंगा तो अभिकारक जो होंगे उसके बनने की दर बढ़ जाएगा। तो दाब में परिवर्तन करने से वो अलग अलग अवस्था में होता है, वो अभी बताऊंगा आगे की क्लास में कि दाब में परिवर्तन करने से कब अभिकारक जो है वो उत्पाद को ज्यादा बना पाती है और कब कम बना पाती है, यानी कब अभिक्रिया की दर घटती है या बढ़ती है, दाब के अनुसार से, ताप के अनुसार से। वो सारी चीजें आपको हम आगे की क्लास में बताएंगे। तो इस प्रकार से मैंने अभी बताया रासायनिक साम्य अवस्था कैसा होता है और रासायनिक साम्य अवस्था जो है उसको कब नष्ट कर सकते हैं, कैसे रासायनिक साम्य अवस्था गतिक होता है, वो सारी बातों में आप लोगों को इस बार मैं रासायनिक साम्य अवस्था में बताया। तो ये रासायनिक साम्य अवस्था में जब हम परिवर्तन करते हैं ताप, दाब या सांद्रता में, तो उससे क्या होता है, कैसे नष्ट हो जाता है साम्य अवस्था, तो उसको बतलाने के लिए एक नियम होता है लीशा-तेलिए का नियम। तो वो लीशा-तेलिए का नियम जो है उसके अनुसार से ये ताप, दाब और सांद्रता में जो परिवर्तन का जो प्रभाव होता है उसके बारे में अगले क्लास में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।